उस मुसलमान सिपा सालार ने चंगेज़ खान को 2 मरतबा शिकस्त दी। ख्वारज़म का ये शेर मंगोल और तातारी आंधी के सामने आखिरी चट्टान था। इस्लामी रियासतों के अदम ताउन के बावजूद वो अकेला ही चंगेज़ खान के मुकाबले में डटा रहा और उसे तिगनी का नाच नचाता रहा। नाजरीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा चंगेज़ खान को शिकस्त देने वाले अजीम सिपा सालार ख्वारज़म के शेर जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, वस्त एशिया और ईरान की मुस्लिम रियासत ख्वारज़म जो कि 11वीं सदी ईस्वी में सल्जोकी सल्तनत में शामिल थी। सन 1077 ईस्वी में सल्जोकी सल्तनत का आखिरी गवर्नर नोस्तगीन हुक्मरान था। उसका ताल्लुक ख्वारज़म शाही ख़ानदान से था। उसके बाद कुतुबुद्दीन मोहम्मद अव्वल और फिर अतनसर बिन मोहम्मद जानशीन बना, जिसका लक़ब ख्वारज़म था। उसे ख्वारज़म शाह के नाम से भी जाना जाता है। इसी निस्बत से इस सूबे का नाम भी ख्वारज़म मशहूर हो गया। ख्वारज़म शाह के पड़पोते सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त तातारी फितना खित्ते में हर तरफ तबाही फैला रहा था। अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म की बीवी का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। उनके यहाँ सन 1199 में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने जलालुद्दीन रखा। जलालुद्दीन इंतहाई होनहार और दलेर था। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोल हर तरफ इलाकों को फतह और तबाह बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो जिस शहर और बस्ती से गुजरते वहाँ सिर्फ लाशें, खून और जली हुई बाकियात बचती थीं। चंगेज़ खान इसी सिलसिले में चीन पर भी कब्जा हासिल कर लेता है। उस वक्त मंगोल रियासत को रियासत कराकरम कहा जाता था। चंगेज़ खान के कदम रुकने वाले कहाँ थे। उसकी नज़रें अब कराकरम की मुल्हिका रियासत ख्वारज़म पर थीं। चंगेज़ खान का तरीका था कि वो किसी भी नए इलाके पर हमला करने से पहले उसके मुकम्मल हालात की मालूमात हासिल करता था और इस मकसद के लिए जासूसी का बाकायदा एक निज़ाम बनाया गया। उसके जासूस उस इलाके में ताजरों के रूप में दाखिल होते और वहाँ से मालूमात जमा करके चंगेज़ खान को पहुँचाते थे। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने चंगेज़ खान के पास दोस्ती का पैगाम भेजा। चंगेज़ खान ने उसके एलचियों की खूब आओ भगत की और फिर ख्वारज़मी सल्तनत और सल्तनत कराकरम के माबैन सन 1218 ईस्वी में एक तिजारती मुआहदा हो जाता है और इस तरह तिजारती काफ़िले ख्वारज़मी सल्तनत में आना शुरू हो जाते हैं। चंगेज़ खान ने अपने मज़मूम मकासद के लिए यह तिजारती मुआहदा किया था। उसने ताजरों के भेष में जासूस भेजने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ बगदाद में अब्बासी खिलाफत कमज़ोर हो रही थी और सल्तनत ख्वारज़म फैल रही थी। उस वक्त उसका रकबा 8,90,000 मुरब्बा मील तक फैल चुका था। ख्वारज़म शाह अब बगदाद की निस्बत ज़्यादा मजबूत हो चुका था। उसने उस वक्त के अब्बासी खलीफा नासिरुद्दीन को पैगाम भेजा कि उसका नाम जुमा के खुतबा में शामिल किया जाए। ये बात खलीफा को पसंद ना आई क्योंकि ये एक तरह की हमसरी और ऐलान आज़ादी था। इस पर खलीफा नासिरुद्दीन और ख्वारज़म शाह के माबैन एक सर्द जंग का आगाज़ हो जाता है। खलीफा अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को अपने लिए ख़तरा महसूस करने लगता है। इसी दौरान एक तजारती काफ़िला कराकरम से ख्वारज़मी इलाके अतरार में पहुंचता है।
वहाँ के हाकिम और ख्वारज़म शाह के रिश्तेदार यनाल खान ने उस काफिले को जासूसी के शुबा में रोक लिया। तमाम ताजरों को पहले गिरफ्तार किया गया और बाद में तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया। उनमें से सिर्फ एक ताजिर जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ, जिसका नाम सारबान था। वो सीधा चंगेज़ खान के दरबार में पहुंचता है और तमाम अहवाल बयान कर देता है। चंगेज़ खान ये खबर सुनते ही आग बगोला हो जाता है और एक एलची अपना खत देकर ख्वारज़म शाह के पास भेजता है और यनाल खान की हवालगी का मुतालबा कर देता है। कत्ल होने वाले ताजरों में से अक्सरियत ख्वारज़मी बाशिंदों की थी जो कराक्रम से वापस आ रहे थे। इसलिए अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने चंगेज़ खान का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। इस मौका पर ख्वारज़म शाह अपने जज्बात पर काबू न रख सका और उसने चंगेज़ खान के एलची को कत्ल करवा दिया और उसके साथियों की दाढ़ियां मुंडवाकर उनको वापस चंगेज़ खान के पास भेज दिया। ये उसकी सबसे भयानक गलती थी जिसने इस्लामी दुनिया की तबाही के रास्ते खोल दिए। जब चंगेज़ खान को इल्म हुआ तो उसने इस इक़दाम को अपने खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर किया। इस दौरान एक दर्दनाक वाक़या पेश आता है। खलीफा नासरुद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ बुग़्ज़ की वजह से एक इंतहाई शर्मनाक फेल कर गुजरता है। खलीफा चंगेज़ खान को एक खुफिया पैगाम भेजता है कि अगर वो ख्वारज़म पर हमला करता है तो खिलाफत बगदाद ला ताल्लुक़ रहेगी। ये एक तरह की एक मुस्लिम रियासत पर हमले की दावत थी। ये पैगाम भेजने के लिए एक अजीबो गरीब तरीका इख्तियार किया गया। एक जासूस का सर मूंडकर गर्म सुइयों से सर की जिल्द पर पैगाम लिखा गया और उसके बाल उगने पर उसे वहां से रवाना किया गया। उस एलची ने क्योंकि ख्वारज़म के इलाके से होकर गुजरना था, इस मकसद की खातिर इस तरह का खुफिया तरीका अपनाया गया, मगर उसके बावजूद वो एलची पकड़ा जाता है। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की ज़िंदगी पर तहरीर करदा नसीम हिजाजी के नावल पर 1985 में एक ड्रामा सीरियल पीटीवी पर आखिरी चट्टान के नाम से नशर हुई। इस ड्रामा सीरियल में भी ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं। एलची के कत्ल की खबर पाने के बाद सन 1219 ईस्वी को चंगेज़ खान ने ख्वारज़म की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। उस वक्त उसके लश्कर की तादाद 7 लाख से भी ज़ायद थी। उसने अपने बेटे जोजी खान की क़यादत में लश्कर ख्वारज़म की तरफ रवाना किया। काशगर के मैदान में जोजी खान और ख्वारज़म शाह के माबैन एक खूनरेज़ जंग हुई। उसमें जलालुद्दीन भी अपने वालिद के हमरा था। मंगोल बेजिगरी से लड़े और ख्वारज़मी फ़ौज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मंगोलों का अंदाज़े सिपाहगरी इंतहाई वहशियाना था। उस जंग को जंगे काशगर कहा जाता है। ये जंग 3 दिन तक जारी रही। मंगोल लड़ते लड़ते ख्वारज़म शाह के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, मगर उसी वक्त उसका बेटा जलालुद्दीन उसे वहां से निकाल कर ले जाता है। जोजी खान को पसपाई इख्तियार करना पड़ती है। ख्वारज़म शाह वहां से अपने बेटे को लेकर बहेरा कुज़मीन यानी बहेरा खिज़र के जजीरे आबे सुकून में जाकर पनाह ले लेता है। सन 1220 ईस्वी को उसी जजीरे पर उसका इंतकाल हो जाता है। दूसरी तरफ मंगोल एक तूफान बनकर मुसलमान इलाकों पर टूट पड़ते हैं और मुख्तलिफ इलाके जिनमें समरकंद, कोकन, बुखारा और इतरार और एक के बाद एक शहर तातारियों के कब्जे में आते चले जाते हैं। ये कहर 12 साल तक मुसलमानों पर टूटता रहा और लाखों मुसलमानों के सरों के मीनार बनाए गए। वालिद की वफात के बाद जलालुद्दीन ख्वारज़म इक़्तिदार संभालता है। ख्वारज़मी सल्तनत का दारुल खिलाफा गंज या गांज तबाह बर्बाद कर दिया गया है। उस शहर में
12 लाख से ज़ायद लोगों को कत्ल किया गया। जलालुद्दीन ख्वारज़म खरासान का रुख करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज भी मुनज़्ज़म करता चला जाता है, मगर दूसरी तरफ मंगोल भी जलालुद्दीन के पीछे पीछे थे। मंगोलों के कत्लेआम और वहशतों की वजह से तमाम इस्लामी हुक्मरान खौफज़दा थे। हत्ता के खिलाफत बगदाद ने भी मंगोलों के साथ दोस्ती कर ली। बगदाद के दरबार में मंगोलों के हामियों की अक्सरियत होती जा रही थी। इसी दौरान तातारियों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। उन्होंने कंधार का मुहासरा कर लिया। जलालुद्दीन ख्वारज़म को इतला हुई तो वो मदद लेकर कंधार पहुंचा और तातारियों को शिकस्त फाश हुई। इस शिकस्त के बाद तातारियों के मजालम में और इजाफा होता चला गया। जलालुद्दीन ख्वारज़म चंगेज़ खान को पैगाम भेजता है कि निहत्ते शहरियों को कत्ल करने की बजाय सामने आकर उसका मुकाबला करे और उसके लिए मैदान भी वो खुद मुंतखब करे। फिर क्या था, इस पैगाम पर चंगेज़ खान आग बगोला हो जाता है। वो चंगेज़ खान जिसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था, उसको जलालुद्दीन ख्वारज़म चैलेंज कर रहा था। चंगेज़ खान अपने बेटे तौली खान की क़यादत में एक लश्कर जर्रार गजनी की तरफ रवाना करता है। परवान के मुकाम पर जलालुद्दीन ख्वारज़म और तौली खान में घुमसान की जंग होती है। इस लड़ाई में तौली खान मारा जाता है और फतह जलालुद्दीन के हिस्से में आती है और एक बहुत बड़ी तादाद में तातारी सिपाही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इस शिकस्त और बेटे के कत्ल पर चंगेज़ खान इंतहाई इश्तियाल में आ जाता है और अपने हाथ से जलालुद्दीन को इबरत का निशान बनाने का अज़्म करता है। जलालुद्दीन मंगोलों से खौफज़दा होने की बजाय उनके मुकाबले का फैसला करता है, मगर कोई इस्लामी रियासत उसका साथ नहीं देती। चंगेज़ खान जलालुद्दीन ख्वारज़म के मुकाबले के लिए खुद निकलता है। 24 नवंबर सन 1221 को अटक के करीब बागे नियाब के मुकाम पर दरियाए सिंध के किनारे चंगेज़ खान और जलालुद्दीन ख्वारज़म की अफवाज का टाकरा हो जाता है। चंगेज़ खान की फौज 30,000 जबकि जलालुद्दीन की फौज सिर्फ 5,000 थी। ख्वारज़मी फौज के सामने एक बहुत बड़ा और वहशी दुश्मन था, जबकि उनके पीछे ठाठे मारता हुआ दरियाए सिंध था। जंग का आगाज होता है। ख्वारज़मी फौज बेजिगरी से लड़ती है और उसकी तादाद घटते घटते महज चंद सौ रह जाती है। चंगेज़ खान एक पहाड़ी पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। वो फौज को हुक्म देता है कि जलालुद्दीन को जिंदा गिरफ्तार किया जाए ताकि उसे इबरत का निशान बनाया जा सके। उसकी खबर जलालुद्दीन को भी हो जाती है और वो ठान लेता है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत को तरजीह देगा। फिर मंगोल फौज जलालुद्दीन से महज चंद गज के फासले पर पहुंच जाती है और जलालुद्दीन अपने एक इकदाम से चंगेज़ खान को हैरत में डाल देता है। वो अपने घोड़े को एड़ लगाता है और घोड़े समेत कई गज नीचे दरियाए सिंध में छलांग लगा देता है। चंगेज़ खान और उसके सिपाही भी दरिया के किनारे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, मगर दरिया की बिफरी हुई लहरों के खौफ से पीछा नहीं कर सकते। जलालुद्दीन नजरों से ओझल हो जाता है, मगर कुछ देर बाद वो पानी की सतह पर घोड़े समेत नमूदार होता है। नवंबर के महीने में यख बस्ता पानी में वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया अबूर कर जाता है। इस मुकाम पर उसकी जुर्रत देखकर चंगेज़ खान एक तारीखी जुमला कहता है, सलाम है उस माँ को जिसने जलालुद्दीन जैसा बहादुर बेटा पैदा किया और हम उसकी बहादुरी की कदर करते हैं।
فتح کے نشے سے سرشار چنگیز خان ہاتھ مل رہا تھا اور دوسری طرف دریا کے پار جلال الدین آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی جلال الدین نے ہار نہ مانی اور اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کو لے کر دہلی کی طرف چل نکلا۔ وہ راستے میں اپنی فوج کو بھی منظم کرتا رہا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب امت مسلمہ کو تتاری فتنے سے بچانا تھا۔ وہ دہلی سے باہر پڑاؤ ڈالتا ہے اور اپنے ایلچی طاہر بن یوسف کو دہلی کے حکمران التمش کے پاس بھیجتا ہے اور پناہ کی درخواست کرتا ہے، مگر چنگیز خان کی وحشت کی وجہ سے وہ اس درخواست کو مسترد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جلال الدین ملتان اور سندھ کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ سندھ میں قیام کے دوران وہ اپنے ایلچی تمام مسلم ریاستوں میں بھیجتا ہے اور ان کو منگولوں کے خطرے سے آگاہ کر کے متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک ایلچی بغداد میں خلیفہ ناصر الدین کے پاس بھی بھیجتا ہے۔ خلیفہ ناصر الدین جلال الدین خوارزم کی مدد کا اعلان بھی کر دیتا ہے۔ اس پر جلال الدین خلیفہ کے دربار میں حاضری کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جلال الدین کے بغداد پہنچنے سے قبل چنگیز خان خلیفہ کو ایک دھمکی آمیز پیغام بھیجتا ہے اور دربار میں موجود منگولوں کے حامی مشیران خلیفہ کو جلال الدین خوارزم کی حمایت کے فیصلے سے منحرف کروا دیتے ہیں۔ چنگیز خان کے مطالبے پر خلیفہ جلال الدین خوارزم کی گرفتاری کے لیے 30,000 کی فوج روانہ کر دیتا ہے۔ جلال الدین کو اس بات کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ وہ مقابلہ کرتا ہے اور فتح جلال الدین کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ خلیفہ کے خلاف جنگ کی بجائے فوج لے کر تبریز کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تاتاری تابعداری کے علاقے تبریز، تفلیس اور کرمان پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ ان فتوحات سے چنگیز خان کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ اس دوران خلیفہ ناصر الدین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر باللہ خلافت کے مسند پر بیٹھتا ہے۔ وہ منگولوں کے خلاف اسلامی فوج کی تیاری پر کام شروع کر دیتا ہے، مگر زندگی اسے مزید موقع نہیں دیتی اور بالآخر 10 جولائی سن 1226 عیسوی کو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خلیفہ ظاہر باللہ کے بعد مستنصر باللہ مسند خلافت پر بیٹھتا ہے۔ 18 اگست سن 1227 کو چنگیز خان کا چین کے علاقے ینچوان میں انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے دنیا بھر میں جاری تمام مہمات کو چھوڑ کر واپس چین چلے جاتے ہیں۔ جلال الدین اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے خلیفہ مستنصر باللہ کے پاس ایک ایلچی بھیجتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر منگولوں کے فتنے کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور تاریخ کا دھارا موڑا جا سکتا ہے، مگر خلیفہ مستنصر باللہ منگولوں کے حامی مشیران کے دباؤ کی وجہ سے جلال الدین خوارزم کی مدد کو تیار نہیں ہوتا۔ جلال الدین خوارزم نے جنگ دریائے سندھ کے بعد 10 سال تک دربدری کی زندگی میں تنہ تنہا منگولوں کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود مسلم ریاستیں متحد نہ ہو سکیں، مگر وہ آگے بڑھتا رہا۔ خلیفہ مستنصر باللہ کے عدم تعاون اور اس کی منگولوں کے ساتھ دوستی کی اطلاع نے اس پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ اس نے اس وقت کہا کہ اب بغداد کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ دشمن مایوسی اور کٹھن حالات سے تو لڑ سکتا ہے، مگر تقدیر سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کے بعد پھر منگولوں نے بغداد کا جو حشر کیا وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ اسی موقع پر اس نے مزید کہا
کہ چنگیز خان میرا دلیر دشمن تھا، وہ مجھے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا، مگر میرے اپنے مجھے زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کیفیت میں جلال الدین اکیلا وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کے بارے میں کوئی مصدقہ تاریخ دستیاب نہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس نے درویشی اور گمنامی کی زندگی اختیار کر لی، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق ایک چرواہے نے اس کے سامان کی خاطر سوتے میں اس کو قتل کر دیا، مگر دونوں روایات کی تصدیق نہیں کی۔ بالآخر 1231 عیسوی کو ترکی کے علاقے دیار باکر میں اس عظیم شیر خوارزم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر جلال الدین جیسے سورما اسلامی دنیا کو میسر ہوتے، مسلم امہ بیدار اور متحد ہو جاتی، تو آج اسے زوال اور ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ جلال الدین جیسے شیر دل روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔